माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 32 में लेक्चर नंबर 31 से आगे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 32 का फर्स्ट गैलेन की बुक से। लेट ई बी एक्सटेंशन field of Q. Show that any automorphism of E acts as the identity ऑन क्यू। इसका मतलब क्यू के हर एलिमेंट को वो फिक्स रखेगी। फाई हमने एक मैपिंग ले ली, आइसोमॉर्फिज्म है ये, आइसोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम ई टू ई। यहां पर ई एक एक्सटेंशन है एफ की। एम है टू शो दैट फाई इज ए क्यू ऑटोमॉर्फिज्म। ये क्यू मतलब वो फील्ड जहां से ई एक्सटेंड हुई थी, तो ई इज एक्सटेंडेड फ्रॉम क्यू। अब ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब है फाई 0 0 में जाएगा, फाई 1 1 में जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन फाई -1 कहां जाएगा? देखिए फाई ऑफ 1 -1 0 आएगा तो 0 में जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये बनेगा ऑपरेशन प्रिजर्व से ये। इसकी वैल्यू 1 होती है, पहले तब जाके -1 बनेगी, तो फाई ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। तो ये भी फिक्स, ये भी फिक्स और ये भी फिक्स। अब थर्ड बात, यदि x पॉजिटिव इंटीजर है तो व्हाट हैपन? हम x को 1 + 1 + कितने टाइम लिख सकते हैं जी? x टाइम्स लिख सकते हैं। तो फाई ऑफ x क्या आएगा? फाई ऑफ 1 + 1 कितने टाइम? x टाइम्स। तो ये आएगा जी फाई 1 फाई 1 फाई 1 कितने टाइम्स? x टाइम्स। तो x इंटू फाई 1। फाई 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर आ गया x। तो फाई x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब केस नंबर 4, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर। तो x को लिखा आपने -m, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो फाई ऑफ x जो कि अपने आप को फाई ऑफ -m बनाएगा, इसको लिखेंगे हम फाई ऑफ -1 इंटू में m। दिस इज फाई ऑफ -1 फाई ऑफ m। इसकी वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू m होती है, तो टोटल मिला के -m मतलब x। अल्टीमेटली हमें ये पता लग गया, चाहे x 0 हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, तो फाई ऑफ x आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। बट हमें तो ये फिक्सेशन रैशनल के लिए करनी है। तो चौथा पॉइंट, अब x को आपने रैशनल मानना है, ये मानना है। तो 1 को हम n/n लिख सकते हैं। यहां पर आपका m तो इंटीजर है एंड n नेचुरल है। m नेचुरल 1 को ये लिख सकते हैं, तो 1 कैन बी रिटन एज n इंटू 1/n। तो फाई 1 जो कि 1 होता है, तो इधर से आएगा फाई ऑफ n इंटू 1/n, दैट कैन बी रिटन एज फाई n फाई 1/n। ये इंटीजर होने के कारण इसका आंसर n आ जाएगा, नीचे चले जाएगा। फाई ऑफ 1/n क्या आ जाएगा जी? 1/n। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब देखिए इस पे मेन बात आ रहा है, फाई x मतलब m इंटू 1/n
फाई m फाई 1/n, इसकी वैल्यू पहले से पता है, इंटीजर m आएगी, इसकी अभी बताइए 1/n आएगी, तो दिस इज m/n यानी कि अगेन x। तो यहां से पता लग गया कि फाई x आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रैशनल, तो यानी कि हर रैशनल एलिमेंट को ये फिक्स करेगा। अब हम एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इस ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, इस ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे। अब पिछला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन भी था, कि क्यों अपने सभी एलिमेंट्स को क्या करेगा जी, फिक्स करेगा। ये इसी की ये ई है, यहां पर जो ई हमें इस ये वो ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी है जो क्यू रूट 2 से क्यू रूट 2 आए। एक बात तो क्लियर हो गया कि ये हर रैशनल को फिक्स करेगा। ओके, इसका मतलब 2 कहां जाएगा, 2 में जाएगा। इस फील्ड की बात करें तो इसको 2 को मैंने रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया, क्योंकि रूट 2 इसका एलिमेंट है इस फील्ड का, तो ऑपरेशन प्रिजर्व लगा दी तो स्केयर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 के इक्वल आएगा। अब इस फील्ड का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हो तो वो अपने आप को ऐसे लिखेगा, वेयर ए और बी क्यू से होंगे। इसके ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म लगाओ, कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म इसके ऊपर लगाते हो तो वो फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी एंड फाई ऑफ रूट 2 बनेगी। ये तो ए में जाएगा क्योंकि रैशनल है, ये बी में जाएगा। मेन कहानी इससे है। तो ये एलिमेंट दो ही जगह मैप हो सकता है, एक ये इसमें जाए जिसे हम आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं, और दूसरा इसमें जाए। तो इस प्रकार इसमें केवल 2 ही एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, 2। होमवर्क है आपके लिए, इसमें कितने एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट, सबसे पहली थ्योरम हमने यहां पर आपको एक कराई थी कि ऑटो ऑफ ई वेयर ई इज एक्सटेंशन ऑफ एफ इज ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन मैपिंग। यदि ई एक्सटेंशन ऑफ एफ की हो तो ये एक सेट बनाया था हमने, जो मैंने बताया था कि ऑटो ई का सब ग्रुप है, सबसेट है। अब हमें इसका ये सब ग्रुप प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये ई इज एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है, और इसके अंदर वो ऑटोमॉर्फिज्म आएंगी जो एफ के प्रत्येक एलिमेंट को फिक्स करेंगी, और ऑटोमॉर्फिज्म होंगी ई से ई तक। हाँ, इसमें सारी ऑटोमॉर्फिज्म होंगी ई से ई तक। इसको आप ऑलरेडी ग्रुप प्रूव कर चुके हो। अब आपको इसको इसका सब ग्रुप प्रूव करना है। सबसे पहले प्रूव करेंगे जी नॉन एम्पटी। देखिए, आइडेंटिटी मैपिंग जो एक्स को एक्स में ले जाए, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी ई से ई तक, और ये ई के सभी एलिमेंट को प्रिजर्व करेगी। इट मींस ये एफ के सभी एलिमेंट को भी प्रिजर्व करेगी। क्यों? क्योंकि ई इज एक्सटेंशन ऑफ एफ। यदि ये ई एफ के सभी एलिमेंट को प्रिजर्व करेगी तो ये आई किस में बिलोंग कर जाएगा, इस सेट में बिलोंग कर जाएगा। पहले ये किस में था, ऑटो ऑफ ई में था। इसका मतलब ये इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये सेट एम्पटी नहीं है, यानी कि दिस सेट इज नॉन एम्पटी। तो नॉन एम्पटी तो हो गया। अब हम आते हैं सब ग्रुप टेस्ट पर। ठीक है बेटा, अल्फा और बीटा 2 एलिमेंट इस सेट से लिए। इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों ऑटोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ई टू ई। ठीक है, दूसरी बात, अल्फा हर एफ के एलिमेंट को प्रिजर्व करता है, बीटा भी हर एफ के एलिमेंट को प्रिजर्व करता है। यदि यहां से, क्योंकि बीटा एक ऑटोमॉर्फिज्म, इसका इनवर्स की बात की जाए तो बीटा इनवर्स लैम्डा भी लैम्डा आएगा भाई।
अल्फा बीटा इनवर्स लैम्डा क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा जी लैम्डा। फिर अल्फा लैम्डा, लैम्डा आएगा और ऑल लैम्डा बिलोंग टू एफ। तो इस प्रकार ये एलिमेंट एफ के सभी एलिमेंट को प्रिजर्व करेगा। एक बात, अल्फा और बीटा ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये ग्रुप था, तो अल्फा बीटा इनवर्स भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ई ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई टू ई। ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं हम, ये एक सब ग्रुप बन गया है। किसका? इस ग्रुप का। ओके बेटा, अब आ गए हम इंपॉर्टेंट थ्योरम पर। डेडेकाइंड थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट। लेट F be a field and sigma 1, sigma 2, sigma n be distinct automorphism of F। हमें प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। सपोज कर लेते हैं हम कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। सपोज दैट दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, देखिए हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है। ये 0 आए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मैं इसको दोबारा लिखता हूं। आप इसको A1 से मल्टीप्लाई करोगे, A2 से मल्टीप्लाई करोगे और AN से मल्टीप्लाई करोगे। और हमारा मकसद है कि जीरो मैपिंग बने, जीरो एलिमेंट नहीं, जीरो मैपिंग। जीरो मैपिंग बनने का मतलब है कि यदि मैं इसमें कोई भी बी रखूं, इसका आंसर ऑलवेज जीरो आना चाहिए, जीरो एलिमेंट आना चाहिए। अब यदि मैंने इस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट मान लिया, तो इसका मतलब नॉट ऑल एआईज आर जीरो। सारी एआई जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, सपोज n इक्वल टू 1, यदि n 1 होता तो क्या होता? ये मैपिंग हमारी ये बनती, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू फील्ड। आपको ये बता दूं कि हर फील्ड में कम से कम 2 एलिमेंट होते हैं, एक 0 और एक 1। हाँ, यदि ये 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा। यदि इसका 1 है तो ये भी श्योरिटी है कि ऑटोमॉर्फिज्म 1-1 प्रॉपर्टी कहती है, या 1 यानी 0 के अलावा कोई और एलिमेंट है तो ये 0 नहीं होगा। इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये मैं गारंटी देता हूं क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म को कि ये 0 नहीं होगा, ये एलिमेंट 0 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज A1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तो हमारी अजम्पशन के साथ कंट्राडिक्शन होगी। हम जो लीनियरली डिपेंडेंट बात कर रहे थे वैसा नहीं है। यदि n इक्वल टू 1 लिख रहे हैं तो ये तो आ गया जी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसका मतलब हम इसको इंडक्शन से लीनियर इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं। चलो नेक्स्ट बात, दूसरी बात हम मानते हैं, let us assume that our induction hypothesis is true for any set of automorphism, कोई भी any set of automorphism, ये डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करना, डिस्टिंक्ट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एफ
हैविंग लेस देन n एलिमेंट्स, यहां पर डिस्टिंक्ट लिख लेना, एलिमेंट्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और अब शो क्या करना है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n क्या है, होगा इंडिपेंडेंट, वही हमें शो करना है। ओके, अब हमने क्या लिखा कि A1 A2 AN ये स्केलर्स हैं, स्केलर्स है फील्ड, स्केलर्स फील्ड एफ से ही होंगे, सच दैट इसकी वैल्यू 0 है और ऑल बी बिलोंग्स टू एफ। यदि सारे के सारे जीरो AI 0 होते तो हमारा क्वेश्चन ओवर, तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता। ठीक है, अब हमारा मकसद है इफ ऑल आर जीरोज, तो इसका मतलब यदि हम इसको इंडिपेंडेंट प्रूव करना चाह रहे हैं और मान नेगेटिव इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमें मान के चलते हैं कि ऑल AIs आर नॉट जीरो। ठीक है, ऑल AIs आर नॉट जीरो। ओके, और अब हमारे यहां टारगेट है यदि एक भी AI 0 है तो क्या होगा, देखना, इफ एनी AI इज 0, यदि कोई भी AI 0 होता है तो ये जो रिलेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी भाई, किस में रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ n-1 AIs। क्यों, क्योंकि एक तो आप AI 0 पुट कर दोगे तो ये n की बजाय n-1 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अच्छा, n-1 का कॉम्बिनेशन होते ही हमारी इंडक्शन हाइपोथेसिस लगेगी और इंडक्शन हाइपोथेसिस बची हुई n-1 AI को 0 बना देगी। क्यों, क्योंकि इस रिलेशन में तो इंडिपेंडेंट की बात आ जाएगी। आपने खुद कहा है यदि सिग्माज की संख्या n-1 है इन फील्ड, ऑटोमॉर्फिज्म की संख्या n-1 और डिस्टिंक्ट है तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहां पर यदि एक भी AI 0 है तो बाकी n-1 AI ऑटोमेटिकली 0 बन जाएंगे। इसका मतलब हम इस कंडीशन को ये मानेंगे, नॉट एनी AI इक्वल टू 0, कोई भी AI 0 नहीं है। तो हम ऐसी सिचुएशन माने कोई भी AI 0 नहीं है। ओके, यानी कि लिखते हैं इफ पॉसिबल A1 A2 AN आर ऑल नॉन जीरो, सारे के सारे नॉन जीरो। इसका मतलब एक तो क्लियर हो गया कि AN तो 0 नहीं होगा और n को हम ग्रेटर देन 1 भी मान रहे हैं। सारे ऑटोमॉर्फिज्म डिस्टिंक्ट भी हैं। देखो आपने क्या रखा है, सारे ऑटोमॉर्फिज्म डिस्टिंक्ट भी हैं और n ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो ऑटोमॉर्फिज्म है सिग्मा 1 और सिग्मा n ये डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब एक C एग्जिस्ट करेगा जिसके अकॉर्डिंग सेम नहीं बनेंगे। क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए C, कहां से, फील्ड एफ से, सच दैट दे आर नॉट इक्वल। क्योंकि आपने कहा n ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कम से कम 2 ऑटोमॉर्फिज्म है, एक का नाम तो सिग्मा 1, दूसरे का नाम सिग्मा n। अब सिग्मा n और सिग्मा 1 डिस्टिंक्ट है तो C मिलेगा सच दैट उस पॉइंट पर ये जाके इनमें अंतर आ जाए। अब C और B दो एलिमेंट F के हैं, फील्ड के हैं, तो इनकी प्रोडक्ट भी फील्ड में होगी। तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी, यानी कि ये इक्वेशन ये फॉर ऑल भी है तो फॉर CB भी होगी। फॉर ऑल CB बिलोंग्स टू फील्ड, CB इसके ऊपर खोल दो इसको, AI सिग्मा 1 C IB इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सिग्मा C1 से गुणा कर दो। इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2।
उसको 1 से गुना कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा वो देखिए। देखो पहली लाइन तो दोनों की 0 बन जानी है, क्योंकि इसको C1 से गुणा करते ही जो पहला आएगा A1 सिग्मा 1 B, जैसे ही मैं इसमें सिग्मा 1 C भी हो जाएगा क्योंकि मैंने सिग्मा 1 C से मल्टीप्लाई कर दिया है। इधर आएगा A1 सिग्मा 1 C सिग्मा 1 B, तो ये समेशन 2 से स्टार्ट होगा। पहली लाइन तो कट जाएगी। क्या बनेगा? ये AI बार कॉमन आएगा, सिग्मा I इसमें से इसको घटा दो, चलो ये सिग्मा 1 C सिग्मा I B इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि I की वैल्यू n होगी तो ये 0 नहीं आ सकता। देखो यहां आपने किया है 1, an 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 नहीं है, खासकर n की वैल्यू के लिए 0 नहीं है। ठीक है बेटा, इसका नया नाम रख दिया BI। तो हमारे पास एक नई रिलेशन बन गई, और आपने कह दिया कि BN 0 नहीं है। इसमें कितनी ऑटोमॉर्फिज्म यूज हुई है भाई? n -1। और आपने कहा था यदि n से कम ऑटोमॉर्फिज्म यूज होती है तो इनका कॉम्बिनेशन तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा, जबकि आपने यह कह दिया कि BN नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है। आपने कहा था कि n-1 का कॉम्बिनेशन बनेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, परंतु यहां पर BN नॉट इक्वल होने से लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, तो विच इज ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन किसके साथ? ये इफ पॉसिबल। आपने कह दिया कि ऐसा पॉसिबल हो कि सारी की सारी नॉन जीरो हों, इसका मतलब सारी नॉन जीरो नहीं होंगी, इनमें से एक 0 होगी। एक 0 होते ही पिछली बात आ जाती है, फिर तो सभी को क्या पढ़ना पड़ेगा? 0 पढ़ना पड़ेगा। तो सभी को 0 पढ़ना पड़ेगा, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके।